वन लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए सीडीपी की एक महा मैराथन क्लास है। इसको ध्यान से देखिए और प्लस इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे प्लस टैग वर्ड्स। तो इस वीडियो में विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी हम वर्बली पढ़ेंगे कि किस तरीके से सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक कौन कौन से है इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट है। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वीडियो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे। तो विदाउट टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। विधि और विकास क्या होता है? विधि एक ग्रोथ होती है, विकास एक उसका विकास का ही पार्ट होता है। विधि पहले विकास फिर विधि, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सबसे पहला है विधि। विधि में क्या होता है? ये एक मात्रात्मक होता है। इसकी हम इस चीज़ों को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे वजन हो गया, ऊंचाई होगी, भार हो गया। ठीक है, इसमें शरीर के अनुपात से लिमिटेड होता है। विधि क्या होता है कि एक समय के बाद रुक जाती है और यह सिर्फ बाह्य यानी कि एक्सटर्नल जो पार्ट होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। इसमें लिमिट शैल होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। आंतरिक क्या होता है? आंतरिक तरीके का हमारा विकास होता है। विकास क्या होता है? विकास एक तरीके का हमारा बच्चे में कितना डेवलपमेंट हो रहा है वो हमें ध्यान में रखना है। इसमें दोनों तरीके से हो सकता है, मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। तो मात्रात्मक में कुछ चीज़ें विकास में टोली और देखी जा सकती है, जैसे आईक्यू लेवल हो गया, और गुणात्मक में जो आपके शरीर के इंटरनल पार्ट्स है। ठीक है, अब क्या है डेवलपमेंट विकास में दोनों का ये एक सीक्वेंस में चलता है। डेवलपमेंट सीक्वेंस का मतलब कहने का अभिप्राय है कि एक सीक्वेंस मानी सही क्रम में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है। आंतरिक यानी इंटरनल पार्ट होता है। विकास विधि के बिना संभव नहीं है। हमारे शरीर में जितने भी विकास होते हैं इसमें हमारे शरीर के शारीरिक, मानसिक और भावात्मक पक्ष जब तक परिपक्व ना हो जाए, एक मेच्योरिटी पीरियड तक ना हो जाए, तब तक विकास होता रहता है। इसमें डेवलपमेंट में 3-4 टर्म्स है, हम वो पढ़ लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, सोशल यानी कि बच्चे के जो शारीरिक विकास है वो धीरे धीरे होता रहता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, प्लस कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है और मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम जो मेन है वो पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आते हैं। 2 क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, ठीक। मोटर स्किल क्या होती है? मोटर स्किल होती है 2 तरीके की होती है। एक तो फाइन मोटर स्किल होती है जिसको हम सूक्ष्म मोटर स्किल कहते हैं, यानी क्रियात्मक बोल सकते हैं। क्रियात्मक मोटर स्किल क्या होती है? 2 तरीके की होती है, एक फाइन मोटर स्किल, एक क्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल वह होती है जहाँ पे हम दो छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। छोटी जैसे हम लिखने के लिए, उठाने के लिए कोई चीज़, यानी दोनों हाथों का भी पूछ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों। अब इसमें उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, फॉर राइटिंग कर सकते हैं, छोटी क्लासेस में कर्लिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। ये हम छोटी मसल्स का उपयोग करते हैं। ग्रोस मोटर स्किल का मतलब होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें हम बड़ी मसल्स का उपयोग करते हैं, जिसमें हमें स्विमिंग करना, रनिंग करना, जंपिंग। दिस एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं वही टर्म करा रही हूँ। अब है विकास के सिद्धांत। जो हमने अभी पढ़े थे वो विकास के टाइप है कि डेवलपमेंट के प्रकार क्या होते हैं। डेवलपमेंट के सबसे पहले है निरंतर का। निरंतर का मतलब होता है बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म से लेकर जब माँ के गर्भ में होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता ही रहता है, यानी वॉर्म टू टॉप। और उसके हैं कंसेप्शन एंड डेथ, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होता है। ठीक है, विकास का क्रमिक विकास होता है। इसमें से भी 101% क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ इसको समझ लीजिए। एक होता है मस्तादमुखी, एक होता है दूर अभिमुखी। मस्तादमुखी में सेफोकोडल कहते हैं, जिसमें हेड टू टॉन तक बच्चे का डेवलपमेंट सिर से पैर की ओर होता है। दूरमुखी यानी प्रॉक्सोमोडिस्टल में होता है, ये सेंटर के आवरी पार्ट, आवरी मतलब बाहरी पार्ट होते हैं, उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है क्रम विकास का सिद्धांत। इसका मतलब है कि जब बच्चे का विकास होता है वह एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है और बराबर समान भागों में बढ़ता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का मतलब है कि इसका प्रभाव बच्चे के प्रभाव से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में पड़ता है पूरी तरीके से। अंतर संबंध यानी इंटर रिलेटेड, कितने भी हमारे शरीर में फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसमें एक टर्म है कि बच्चे का ये ध्यान रख लेना कि बच्चे का जन्म की जो हड्डी होती है वो 270 होती है, वैसे बच्चों की 350 होती है, 206 वयस्क की होती है। ठीक है, हड्डियों से संबंधित था ये। कभी पूछा नहीं जाता, कभी बाई चांस पूछ ले तो। अगला है, इसमें है पूर्वानुमान भविष्य। इसमें क्या होता है? पूर्वानुमान का मतलब है पहले से ही हमें पता था कि बच्चे का किस सीक्वेंस में ग्रोथ हो रही है, यानी भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे देखिए, एक रूपता का सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें जब पहले बच्चा था ये सब करता है। इसमें हर एक सीक्वेंस में, एक रूपता मतलब हर एक क्रम में, रोना, कूकना, बकवाना, फिर बोलना, फिर लेटना, बैठना, खड़े होना, ये चलना, यानी कि एक विकास का एक क्रम होता है जो सामान्य से विशिष्ट होता है। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, सीरीज ऑफ डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है
कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे तेज़ अवस्था और सबसे कम अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। सबसे तेज़ अवस्था डेवलपमेंट किस अवस्था में इन्फेंसिव होती है। अगर बाई चांस इन्फेंसिव के अलावा आपको ऑप्शन दे दे कि अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंसिव, तो दोनों में से किसी एक को लगाना पड़ेगा। पहला होता है प्रसवपूर्ण अवस्था, प्री नेटल स्टेज में 9 मंथ तक स्टार्ट हो जाती है। इस टाइम पीरियड में जो बच्चे का डेवलपमेंट है 9th मंथ में बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से होता है। फिर धीरे धीरे बच्चे का जब डेवलपमेंट 1 से 3 साल होते हैं, फिर 4 साल होते हैं, तो इसमें स्लो हो जाता है। फिर जब 18 साल यानी 15, 14, 15, 16, 17, 18 इस पीरियड में 18 से नीचे नीचे फिर भी जल्दी हो, फिर फास्ट हो जाता है। फिर लास्ट में अडल्ट पीरियड आता है जब 0 हो जाता है। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको पिक्चर्स में समझा रखा है, इसको समझेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा या मैं आपको शो कर देती हूँ। दिस इज़ 1, ठीक है। ये समझना जरूरी है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होती है, 0 से 2 साल के बच्चे क्या होते हैं, आपने भी खुद नोटिस किया होगा या ऑब्जर्व किया होगा, कहीं ना कहीं बच्चा देखा होगा, तो वो सबसे पहले क्या करता है, टॉय से खेलने लग जाता है। इसलिए इसको टॉय एज भी कहते हैं। सेंसर टीचर यानी इसकी इंद्रियां काम करने लग जाती है। वह हंसना बोल तो नहीं सकता, लेकिन हंसना चीज़ें सीख लेता है, अनुकरण करने सीख जाता है। इसको आदर्श काल भी कहा जाता है। इसमें शारीरिक विकास स्थिर गति से होता है। वस्तु स्थायित्व मतलब का होता है कि कोई भी हम चीज़ दिखाते हैं बच्चों को, मान लो कोई भी अट्रैक्टिव सा खिलौना हो या कोई, वो उसको अगर हम छुपा ले तो बच्चा ढूंढने की कोशिश करता है। इमोशनल कहीं ना कहीं हमें दिखाने लग जाता है, रो के दिखाता है, हंस के दिखाता है। विकास स्थिर गति से हो रहा है, बच्चों पर दूसरों पर निर्भर रहता है, अपने आप में ही इमोशनल जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए बच्चे में इमोशनल नैतिकता का भी अभाव, क्योंकि इसमें मॉरल डेवलपमेंट बच्चों को समझ ही नहीं होती, तो कितनी जल्दी होता भी नहीं है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, जिसमें 2 अवस्थाएं होती है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्ड में 2 से 6 साल के, इसमें प्री स्कूल एज कहते हैं, सेंटर फेंट्रिक एज कहते हैं, प्री ग्रुप्स कहते हैं, सोशलाइजेशन, ऑब्जर्व की पहचान, जो चीज़ सामने है वो इसी के बारे में सोचता है, ऑब्जर्व करता है। 7 to 12 है तो गैंग एज, तार्किक एज, डबल एज, क्यूरियोसिटी होती है, डिसिप्लिन होता है, तार्किक रूप से भाषा का अर्जन के संवेदन होते हैं, गेम स्टेज होती है, स्मार्ट एज कहते हैं, चीज़ों को संग्रह करना सीखता है, पीयर्स ग्रुप में क्या रहना पसंद करता है, अपने दोस्तों के बीच में, अनोखा काल भी कहा जाता है। उसके बाद है किशोरावस्था, जिसमें 13 से 18 साल के तूफान की अवस्था, शारीरिक विकास की आवश्यकता में परिपक्वता होती है, मानसिक विकास, फॉर्मल साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि अगर ये गलत है, ये क्यों गलत है, ये क्या नहीं, तर्क देना शुरू कर देता है, ठीक है। पार्टिसिपेट होता है, कॉपरेट होता है, गोल्डन एज, अमूर्त, उस समय उन्मूर्त अवस्था होती है उसमें, जब हम इससे पहले की जो होती है हमारी शैशवावस्था, जिसमें लेटर में, क्योंकि उसमें बच्चों की चीज़ें सामने होती है, इसमें बच्चे थिंकिंग सोचने लग जाते हैं, कंसेप्ट लग जाते हैं। विकास के प्रकार हमने पढ़ चुके हैं, जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर में। समान प्रतिमान का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, 2 व्यक्ति समान नहीं होते बल्कि उनके कर्म या सीक्वेंस समान होते हैं। दिशा वाला मैंने आपको समझा दिया, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। हेरिडिटी इन्वायरमेंट क्या होती है, एक हेरिडिटी उसको कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। इन्वायरमेंट होता है जो आसपास के चारों का माहौल या घर, परिवार, स्कूल, इसमें से 2 इसके पोर्शन होते हैं। प्राकृतिक हमारा जो होता है वो हेरिडिटी होता है, पोर्शन हमारा इन्वायरमेंट होता है। प्राकृतिक हमेशा स्थिर रहती है ना, और पोर्शन हमारा परिवर्तनशील रहता है। जीन्स डिटरमाइन, प्राकृतिक हमारी जीन्स पे डिपेंड करती है, ये हमारे लाइफ, हमारे प्रीवियस ईयर के जो एक्सपीरियंस होते हैं उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। इस तरीके 50-50 मिलाकर 100% होता है। हेरिडिटी हमारी फिजिकल होती है, जबकि इन्वायरमेंट, कम्युनिटी या स्कूल से इन्वॉल्व होती है। बुद्धि, शारीरिक, इनेटिक एबिलिटी, हमारे अंदर की एबिलिटी से जुड़ी होती है। बुद्धि, क्यूरियोसिटी होती है, इंटरेस्ट होता है, ये हॉबी हमारी। एक क्वेश्चन आया था, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। प्राकृतिक पोषण, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त माना जाता है। ये बच्चा खाली स्लेट के समान होता है, क्योंकि चरित्र के विकास के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। आनुवंशिकता के रूप से तरफ से पर्वत जिस तरह से होना चाहिए उसी में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसके प्रकार के परिवेश में पल रहा है। ये तो रॉन्ग आंसर, नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए बच्चे के बारे में। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभाव का बहुत कम महत्व पड़ता है और प्राथमिक स्तर में अनुशासन, ये भी गलत है। आनुवंशिकता तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, दोनों का विकास प्रभावित है। ये राइट आंसर इज 4, क्योंकि इसमें पोर्शन और उसके बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक मिलेगा आपको। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ेंगे। अब है यहाँ पे बीच में ये टॉपिक थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ये नोट्स आगे पीछे हो गए हैं। सबसे पहले पता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होता क्या है, ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में से रिलेटेड क्वेश्चन है, कि जिसमें विपरीत गुणों का होना तेज बुद्धि वाले की बुद्धि से रिलेटेड है। कार्ल्टन की स्टोरी थी, जिसमें हम बुद्धि के तेज बुद्धि वाले और पिछली एक ये उसकी है, सॉरी, इसमें से जो हेरिडिटी एनवायरनमेंट चैप्टर है उसमें से रिलेटेड है, कि अगर आपसे पूछा जाए
प्रत्यगमन विपरीत गुणों का गुण होता है, जिसमें अगर तेज बुद्धि वाले पेरेंट्स होंगे तो उनके बच्चे कम बुद्धि वाले होंगे, कम बुद्धि वाले तो तेज बुद्धि। गाल्टन ने कहा था दोनों में विपरीत गुणों का होता है। बीजमैन ने कहा था पेरेंट्स के बीच के जो कोष होते हैं वो समाप्त नहीं होते, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। गेगल मेडल ने पूछा जाता था जो 1000 पूछा मटर के दानों पर गया था, बस आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। सोशलाइजेशन क्या है कि सोशलाइजेशन होता है कि एक मानव द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मानव के सारे ज्ञान, उसके कौशल, उसके शील गुण को अर्जित करते हैं। पूरे ज्ञान में निरंतर चलने वाली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के होते हैं। इसके दो एजेंट होते हैं, एक एक्टिव होते हैं, एक पैसिव होते हैं। एक्टिव में सीधा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन पैसिव में सीधा बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वो अदर स्टेट में, जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, एयरपोर्ट, इसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, स्वास्थ्य और क्लब आदि स्कूल। दो इकाई होती है, दो एजेंट होते हैं, एक परिवार, एक सेकेंडरी एजेंसी। परिवार हमारा पहला एजेंसी माना जाता है। सेकेंड एजेंसी में हमारा पहले स्कूल आता है, फिर टीचर आता है, फिर गेम्स, फिर मीडिया, फिर धार्मिक स्थल, पड़ोस, समुदाय और खेल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसमें से 1000 बार 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ध्यान से समझिए। सीन पियाजे ने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। सॉरी, इसमें बच्चे के कहते हैं कि परिपक्व अवस्था में आ जाता है और वस्तु के बारे में कंसेप्ट बना लेता है। इसमें बच्चा फिजिकल रूप से रचनात्मक या वैज्ञानिक होते हैं, संसार के कहीं ना कहीं अनुकूल होते हैं, यानी अपने आप को संसार के अनुकूल ढाल लेते हैं। इसमें था एक स्टेज दी थी एडॉप्शन। एडॉप्शन यानी अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब होता है वातावरण में जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें अपने आप को ढाल लेना। इसके दो टाइप्स होते हैं, आत्मसातीकरण जिसमें एसिमिलेशन और एक्मोडेशन होता है। एक्मोडेशन होता है जब हमारे पास कोई भी पहले से ही ज्ञान हो और उस ज्ञान में नई चीज़ों को जोड़ना, नए ज्ञान को जोड़ना, वह हमारा एक्समिलेशन होता है। एक्मोडेशन होता है पूर्व ज्ञान में जो भी हमारे पास ज्ञान है उसमें हमने थोड़ा चेंजेस कर दिया, वो वातावरण के अनुसार हमने तालमेल बिठा लिया, तो यह है। अब एक स्कीमा क्या होता है? स्कीमा हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज़ स्टोर होती है या ऐसा कंसेप्ट होता है या ऐसी इमेज होती है जिसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, उस कंसेप्ट को बनाना स्कीमा कहते हैं। ये मानव शिशु में प्रवृत्ति होती है, परिजात भी हो, जन्मजात भी हो सकती है। सामान्य धारणकरण, संतुलन, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब हम एक्सक्लेमेशन और एक्मोडेशन में संतुलन बना लेते हैं तब हमारा क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। और जब हमारा इन दोनों में संतुलन नहीं बनता तो इक्विलिब्रियम होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब एक स्कीमा के बनने के बाद, यानी एक कंसेप्ट, एक धारणा के बनने के बाद दोबारा हम उस स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। पुनः मतलब पुनः दौड़ते जाते हैं स्कीमा में, उसमें दोबारा चेंजेस नहीं करके, मतलब उसमें आगे जोड़ते जाना। इसमें 4 स्टेजेस दी थी। सबसे पहला है सेंसर मोटर स्टेज। सेंसर मोटर स्टेज में 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं। सेंसर मतलब इंद्रियों से सोचना, आँख, कान, सूंघना, बैठना, ये चीज़ों पे डेवलपमेंट होने लगता है। ऑब्जर्व में वस्तु स्थायित्व में पता है कि चीज़ों को अगर छुपाओगे तो बच्चा खुद से चीज़ों को ढूंढने लगता है। इमिटेशन, नकल करने लग जाता है, वस्तुओं को पकड़ने लग जाता है। इस एज में 0 से 2 साल के। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 2 से 7 साल के होते हैं। प्रतीकों को समझने लग जाता है, इमेज बनाने लग जाता है, सूक्ष्म निर्देशन व्यवहार हो जाता है। जीववाद, एनिमिज्म में क्या होता है? सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। इस एज के बच्चे जो 2 से 7 साल के होते हैं। इकोसेंट्रलिज्म में होता है बच्चा जो सोच रहा है वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, ये सब ठीक है, लेकिन बच्चा वास्तविकता की तुलना नहीं कर पाता, ये जरूरी है। केंद्रीकरण क्या होता है? एक ही समय में एक ही विशेषता पर मतलब एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता है इस समय। 2 से 7 साल के। संरक्षण होता है किसी भी वस्तु की शेप या साइज में चेंज जो भी होता है उसकी क्वांटिटी का पता नहीं होता, उसे समझ नहीं पाता। ठीक है, देखिए बीकर वाले 2 उदाहरण दिए थे जिसमें 2 समान बीकर रख दिए, अलग अलग बीकर रखे, पानी दोनों में समान डाला, लेकिन उसमें बच्चा नहीं बता सकता, एनालाइज नहीं कर सकता कि इसमें ज़्यादा पानी है और किसमें कम। आगे है लॉजिकल थिंकिंग, जो हम उसमें पढ़ेंगे। ये आगे हैं 8 से 11 साल तक के बच्चों के, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। अपलटावी जो इनरिसिबिलिटी होती है, उसमें वस्तुएं, संख्याओं और समस्या को उठलना पटना नहीं आता। जैसे 4+2 होते हैं 6, अगर हम 4+2 करें तो 6 नहीं बोल पाएगा बच्चा। क्रमबद्धता से रेशन की वस्तु को आकार में नहीं रख पाता, कंसेप्ट की कमी रहती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में 7 से 11 वर्ष होते हैं। इसमें इसका एनिमिज्म क्या होता है? जीववाद और सजीववाद दोनों की पहचान हो जाती है। सेकेंड थिंग, मुद्रा व्यवहार का संरक्षण करने लग जाता है, सीक्वेंस में लगाने लगता है, तर्क करना लगता है, वर्गीकरण करने लग जाता है। सेंट्रलिज्म, जहाँ एक ही चीज़ के बारे में सोचना, आप डिफरेंट तरीके से सोचने लग जाता है। और जो आपको ऊपर बताया लॉजिकल थिंकिंग, बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं के बारे में चिंतन करने पड़ता है। और उल्टा पुल्टा मतलब एक अपवर्ड वाली में उल्टा और सीधा रास्ता को कंसेप्ट कर सकता है, जिसमें कर सकता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। अब है उसके बाद है यहाँ पे एक सीक्वेंस नहीं हुआ। जेडपीटी से अलावा हमारी एक थ्योरी थी जिसमें हमने पार्ट जो 1 है उसमें बताया गया था
स्टोरी बताई। स्टोरी उन्होंने क्या लिखी कि उनकी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जिस कारण से उनके पास इतने पैसे नहीं थे लेकिन उतने जोड़ नहीं पाए थे। वो जाके एक केमिस्ट वाले से दवाई मांगता है लेकिन वो दवाई नहीं लेता क्योंकि कमी के कारण उससे चोरी करना लग जाता है। तो इसमें उसने 3 लेवल रखे कि इस लेवल में इस एज के बच्चों को हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या क्या उनका होगा। तो सबसे पहला जो स्टेज थी जो हुई हमारी, हम उसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है कि जो भी बात हम कही जा रही है, जिसमें आता है गुड, जिसमें हमें आता है पनिशमेंट और ओबिडेंस। मतलब इसमें कह रहे हैं कि अगर बच्चे को हम बोले ये काम करो तो बच्चा उसी तरीके से काम करेगा। एक होता है अगर बच्चा उस तरीके से काम नहीं कर रहा तो बच्चे को हम पनिशमेंट या नहीं देंगे, बस बच्चे को समझाएंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद उसकी सेकंड पार्ट जो हमारा था जिसमें हमने कहा था कि बच्चा जो होता है वो हमारे एक, जिसमें हमें अगर हम बच्चे को यह नॉलेज नहीं होती कि उसके सामने जो कहानी सुनाएंगे तो इस एज के बच्चे को क्या होगा, वो बच्चा उस चीज़ को गलत मांगेगा कि उसने चोरी करी तो ये इसके लिए गलत है। ठीक है, प्री कन्वेंशन स्टेज में ये बात हुई थी। आगे है कन्वेंशन स्टेज जो 10 से 13 साल में होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, सही या गलत का निर्णय ले लेता है। जैसे गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज, इस स्टेज में भला कर अगर हम देखें तो अगर दूसरे व्यक्ति के साथ भला करने में हम चोरी भी करें तो वो हमें अच्छा अनअप्रूवल, मतलब यानी चोरी भी करनी पड़े तो कर सकते हैं। लॉ और ऑर्डर और कानून या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भावना विकसित करता है। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में 13 से ऊपर के होता है सोशलाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। निर्णय खुद से ले लेते हैं क्या गलत है और क्या सही है। नियम तोड़ने की, अगर किसी के नियम तोड़ने पड़े तो किसी की भलाई के लिए अगर नियम तोड़ने पड़े तो ये कर लेंगे। यूनिवर्सल एथिक मतलब होता है इसमें चारों के विचारों को नहीं बल्कि खुद पर बिलीव करते थे, अपने यानी किशोर अपने दूसरों के फायदे के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आलोचना कैरोल गिल ने कही थी कम प्राथमिकता महिलाओं को दी है। कल्चर के, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में। कल्चर के डिफरेंट को कम महत्व दिया जाता है। ली वाइगोत्स्की ने कहा कि जिसने दिया था सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, रूसी वे कह रही थे बच्चा सामाजिक विकास से इंटरैक्शन करके सीखता है। सामाजिक इंटरैक्शन के बाद विकास होता है। पियाजे ने पहले कहा विकास फिर लर्निंग। इन्होंने एक जेडपीरी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि बच्चे को अगर इस हम लेवल में सिखाना है तो हमें जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी रियल डेवलपमेंट या पोटेंशियल डेवलपमेंट के अंतर्भीत सिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि एक लेवल दे दिया, उस लेवल के अंतर्गत अगर बच्चे को किसी की भी हेल्प चाहिए, अगर हम उस लेवल से अप लाते हैं तो अप लाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं किसी भी न किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए। जो हेल्प मिलेगी, जो गाइड करेगा, वो कोई भी हो सकता है, एक स्टूडेंट्स हो सकता है, एक टीचर हो सकता है। तो जो हेल्प करेगा या गाइड करेगा या कोई हिंट देगा वो टेम्परेरी हिंट होगी, परमानेंट हिंट नहीं होगी। उसको स्कल फोल्डिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में पान या ढांचा कहते हैं। और जो लोग हेल्प कर रहे हैं, जैसे कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इसको कहेंगे मोर नॉलेजमेंट अदर यानी MKO। ठीक है, इससे क्वेश्चन 100 टाइम बाद पूछा था। फिर भाषा और विचार दोनों ही अलग अलग है, एक साथ नहीं होते। कभी पहली भाषा होती है, कभी विचार। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के युग्म होते हैं, फैसिलिटेटर से बनाती है। निजी भाषा आंतरिक रूप में प्राइवेट स्पीच पाता है, अपने निर्देशों के अनुसार उसका प्रयोग करता है। पियाजे ने कहा कि पियाजे कहते हैं कि जो हमारी थ्योरी है वो फिजिकल वर्ल्ड है, जबकि वाइगोस्टी कहते हैं ये सोशल कल्चर थ्योरी है। मेंचुरेशन पे बल देते हैं, जबकि वाइगोस्टी कहते हैं सामाजिक अनुभव। हेरिडिटी और सोशल इंटरेक्शन पे देते हैं। डोंट कंटिन्यूसली प्रोसेस, जो पियाजे कहते हैं ये लाइफ लॉन्ग है। लर्निंग बाय डूइंग होता है, या सोसाइटी टू टीच द चिल्ड्रन, ये होता है डेवलपमेंट फिर लर्निंग, ये होता है लर्निंग फिर डेवलपमेंट। आगे दे रखा है इंटेलिजेंस थ्योरी जो पूछी जाती है। इसमें कहा कि समस्या को सुधारने में मदद, जैसे तर्क, थिंकिंग, इमेजिनेशन करना, मल्टी डायमेंशन या स्थायी परिवर्तन या एडोप्शन इज अ हेल्प। थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक ने इसमें थ्योरी दी थी मूर्त बुद्धि, जो प्रत्यक्ष जो सामने होती है, मैकेनिक या कारीगर। अमूर्त जो हमारे सामने ना हो, जैसे डॉक्टर, चित्रकार कभी भी चित्रकारी करते हैं तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं, सोचते हैं अप्रत्यक्ष रूप से और अपने विचारों को फिर किसी मूर्ति कला में या किसी चीज़ में लिखते हैं। सामाजिक बुद्धि जो समाज से जुड़े हुए कार्य, जैसे नेता, व्यवसाय, समाजसेवी, अध्यापक। टर्मन ने 1960 में मेंटल एज के बारे में यह बताया था, क्रोनोलॉजिकल एज और फिर मेंटल एज फिर एंटीलाई। अब इसमें एवरेज एज का बता दिया और मंद बुद्धि का बता दिया। इंटेलिजेंस 140+ होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस टर्म होती है, इसको ध्यान में रखने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, डिसीजन खुद से लेते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी हाई होती है। क्रिएटिविटी आइडियाज होते हैं। क्यूरियोसिटी होती है बच्चों की पूछने की। मेंटल प्रोसेस इज अ हाई कैटेगरी। इंटेलिजेंस ऑफ थ्योरी। यूनिफैक्टर बिने दिए थे, ये एक प्रकार की एक ही बुद्धि के रूप में कार्य करते हैं। 2 फैक्टर मतलब 2 बुद्धि। एक स्पेशल G फैक्टर, सामान्य बुद्धि जन्मजात, दोनों हर किसी में अलग अलग होती हैं। S फैक्टर जो दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है।
ठीक है। ग्रुप फैक्टर जो थॉमसन ने दी थी योग्यता के मिश्रण समूह में पाया जाना। हार्वर्ड गार्बर की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हर बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मल्टी डायमेंशन थ्योरी में सबसे पहला है शाब्दिक भाषा, जिसमें वर्बल आता है, जिसमें शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, उसे वकील या कवि या पत्रकार कहते हैं। तार्किक मतलब लॉजिकल मैथमेटिक्स होते हैं, इसमें तार्किक रूप से जो अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिफिक। स्थानिक मतलब हमारे अमूर्त तथ्यों से, जैसे मूर्तिकला, चित्रकला और आर्किटेक्ट, ठीक है। शारीरिक गति से शरीर को गति देने वाले, जो शरीर में अभिनेता, डांसर, एथलीट्स। संगीत जो म्यूजिक से रिलेट करते हैं, संगीत के अंदर सिंगर और एंटरटेनमेंट। इंटरपर्सनल भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इंटरपर्सनल होता है जब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे नेता या समाज कार्य। इंटरपर्सनल जब हम खुद से बारे में इंटरेक्ट कैसे करें। प्रकृति नजरिज्म जो प्रकृति के नज़दीक हो। अस्तित्ववाद के बारे में सोचना हो। आलोचना इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को नहीं नाप सके। त्रिभाषीय शोध में गिलफोर्ड ने दिया था अलग अलग विषय वस्तु, उत्पाद और सक्रिय। यह पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रही। त्रिजापीय या त्रिघटीय स्टर्नल बग ने दी अनुभवात्मक, अनुभव पर आधारित हो, कुछ नई खोजने, अपने अनुभव के आधार पर कुछ नया क्रिएट करना। घटकीय अपनी क्षमता शक्ति से सोचने या अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति। संदर्भात्मक में क्या होता है, पर्यावरण के साथ संयोजन रखते हुए व्यवहारिक होना। ये सारे हमारे बुद्धि के साथ। अब लर्निंग में क्या दिया था, अधिगम क्या होता है, ये जो जन्म से मृत्यु तक चलने वाला है। परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना या सीखना। अनुकूलन सार्वभौमिक यूनिवर्सल व्यवहार में परिवर्तन। सामाजिक प्रतिक्रिया, कौशल विज्ञान का अर्जन। और स्व यानी सेल्फ डायरेक्टेड या लर्निंग बाय डूइंग, खुद से काम करना यानी खुद से सीखना। सामाजिक अवसर देना, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी है। सक्रिय भागीदारी, विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान। सरल लेखिए में सीधी तरीके से समान है। उन्नतोत्तर दर वर्ग में क्या होता है, तेजी से फिर धीमे हो जाता है। नतोदर वर्ग में क्या होता है, पहले धीरे से फिर तेज गति से। निश्चित में कभी धीरे कभी तेज कभी अंत में मिलीजुली धीमे अवस्था में सरता है। स्तर के स्तर होता है स्मृति, मेमोरी। हर्बर्ट ने रटने पर बल। निचला स्तर ज्ञान पर प्राप्ति, प्राथमिक स्तर संबंध। बहु स्तर ज्ञान से समझना, नियम और सिद्धांतों को बताना, चिंतन। ऊंचा स्तर मानसिक क्रियाओं में पूर्ण अवसर देना, नियम और सिद्धांतों की जानकारी पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालना। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, एलिन ने दी थी शामपट, पुलाबलन, परोक्ष व्यवहार। प्लानिंग होती है, फिर टीचिंग होती है जो सी मंथ की होती है। फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर री टीचिंग, फिर फीडबैक। तो 36 मिनट के टाइमिंग होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। डिसलेसिया पढ़ने से संबंधित है। डिसग्राफिया लिखने से। डिसकैलकुलिया इसमें से 101% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसकैलकुलिया करने से। डिसफॉर्मिया भ्रम से। डिसफेजिया बोलने संबंधी। डिसफेजिया शारीरिक संबंधी। डिस्थमिया नाम से ASD अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ऑटोलिज्म में रिपीटेड बार बार फिर चीज़ों में व्यवहार करता है। RPW 2006 में आज से किस प्रकार के प्रकार है जिसमें हम बच्चों को अलग अलग डिफरेंट तरीके से चीज़ों को सिखाते हैं। लर्निंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज में हिंदी में 52 है, इंग्लिश में 26 है। अनलिमिटेड सेंटेंस, इन्फिनिटिव जनरली, अनंत सृजनशीलता कहते हैं। रूल्स एंड सिस्टम। फोनोलॉजी जिसमें ए साउंड ए, स साउंड स, ह साउंड हाँ। स्वतंत्रिका होती है। साउंड ऑफ नॉलेज होती है इसमें। स और त को श बनता है, लेकिन त और र को त्र नहीं बनता, ठीक है। फोनिम क्या होता है, स्वर्निम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फोनोलॉजी साउंड ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस। उसके बाद है मोनोलॉजी सिस्टम ऑफ साउंड उपसर्ग प्रत्यय संधि, जिसमें दो उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़कर एक सही शब्द बनता है, ठीक है। यही देखना जरूरी था। इसके बाद है फोनोनिम, स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ फोनोलॉजिकल। सिंटेक्स होता है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सिंटेक्स, शब्दों और वाक्यों में किस प्रकार से लगाया जाए, यानी हर एक सीक्वेंस में सिस्टमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। आई एम डूइंग टू स्कूल या आर यू डूइंग टू आई एम गोइंग, तो दिस करेक्ट, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है, जिसमें अर्थ और व्याकरण की सेंटेंस वर्ड, जैसे माई मदर इज पंचुअल, पंचुअल नहीं हो सकता, माई साइकिल इज 6 नो, तो डायरेक्ट आंसर इज माई साइकिल इज पंचुअल एंड माई मदर इज 6। प्रैग्मेटिक कल्चर सोसाइटी एसोसिएशन से रिलेट होता है। लैंग्वेज थॉट थ्योरी क्या होती है, प्याजी ने कहा था इकोसाइडम, सेंटर में रखकर बात मानते नहीं है। प्राइवेसी कुछ वस्तु सिखाने के लिए मिलता है। थॉट रेगुलेटरी होता है, बिहेवियर रेगुलेटरी होता है, सॉल्विंग होता है। कलेक्टिव मोनोलॉजी एक ही बच्चे को होना। इनर स्पीच थॉट बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। सोशल स्पीच होता है, पहले टीचिंग होती है, फिर लर्निंग होती है, थिंकिंग होती है, फिर लैंग्वेज होती है, तो दोनों में सम में फ़र्क है। उसके बाद है स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहला होता है 1 मंथ में बच्चा कुकना सीखता है। फिर बाबलिंग, थीम में लॉजिकल
लैंग्वेज थ्योरी इन प्रोड्यूस्ड 1 वर्ड्स इज 1 इज जस्ट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट मोस्ट वर्ड्स में 2 या 3 वर्ड्स जिसमें दे साल है। टर्म इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। सिंटैक्स सिमेट्रिक नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड जिससे 6 से 7th या 6 में होता है 20 से 25 वर्ड्स डेज में सीख जाता है। ठीक है, इसका अर्थ अति सामान्यीकरण कहते हैं। एक ही नियम को किसी भी नियम की हर जगह से प्रयोग कर सकता है। अवेयरनेस होता है जो खुद पर ही अवेयरनेस हो। असेसमेंट फॉर लर्निंग इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ मतलब अधिगम का आकलन, जिसमें हमें टर्म एडेड यानी कि हम बोल सकते हैं एंडेड क्वेश्चन, जो बंद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो समेटिव में हम हमेशा क्या होते हैं, इसमें हमारे टर्म के एंड में जो क्वेश्चन होते हैं उनसे पूछे, जिसमें होता है FA1 जो बीच बीच में हम पूछते हैं, जो लर्निंग प्रोसेस होते हैं यूनिट की तरह होते हैं, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें हम खुद को मॉनिटर करते हैं बाय स्टूडेंट, इसके लिए होता है। और असेसमेंट इन लर्निंग अधिगम में इसमें को रिलेटेड करते हैं टीचर और ए फैसिलिटेटर होता है। लर्निंग की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझा देती हूँ। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर दिया था, आपको पता होना चाहिए। श्रुति या प्रयास का सिद्धांत कहते हैं। अमेरिकन विज्ञान से सीखने के प्रथम उपाय दिए थे। उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत, SR सिद्धांत, संबंध सिद्धांत भी कहते हैं, प्राथमिक नियम कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें दी थी, तपस्या का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव और संतोष का नियम। तपस्या का नियम में कहा था कि हमारे अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए, लालायता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए किसी भी काम को लेकर। उन्होंने कहा अभ्यास के में प्रैक्टिस बार बार करें। इफेक्टिव सीक्वेंस नवीनता किसी भी काम को करने के लिए उसके प्रभाव पर सीखना, उसकी गति पर आश्रित हो जाती है। तो इसने थॉर्नडाइक ने अपने नियम में कहा था। ठीक है, प्रयास या भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखिए, इन्होंने फिर गौण सिद्धांत दिए थे, जिसमें अभिव्यक्ति और मनोवृत्ति का किसी भी काम को लो डिसिप्लिन करने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आंशिक क्रिया, छोटा भाग, जिसमें हमें किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। किसी भी काम को लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स, डिफरेंट तरीके से सोचना, क्रिया करना। महारत, आत्मीकरण का नियम, इसमें पहले ज्ञान से दूसरे ज्ञान में जोड़ना, जिसमें हमने कहा था, जो हमने एकोमोडेशन में पढ़ा था। सहचार्य में एक सिमुलेट को दूसरे सिमुलेट में उत्पन्न होना। लॉ ऑफ एनालॉजी, अतीत में सीखा हुआ नई क्रिया के साथ सदस्य बनाना है। पैवलोव ने कुत्ते पर दिया था, रूसी वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1904 में। पैवलोव ने कुत्ते पर सिद्धांत दिया था कि कुत्ता भूखा कुत्ते को उसके एक पिंजरे में रख दिया, देखते देखते मुंह में लाल टपकाने लगी, और जब कुत्ते को खाने को देते तो वह देखने से पहले वह एक घंटी बजती और उस घंटी के बाद वह लगने लगता है कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। उससे ऐसे घंटी बजती रही, कुत्ते के मुँह में लाल टपकने लगी, उत्तेजना का काम घंटी की तरह बढ़ने गया। फॉर अनकंडीशनल स्टिमुलेट लार अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जब घंटी बैल बजती है तो हमारी क्या होता है, जब बच्चे की लाल गिरने लग जाती है तो उसको लगता है कि बार बार में मैं बैल बजेगी तो मुझे खाना ही मिलेगा। ठीक है, स्कीनर ने पशु सिद्धांत दिया था, अधिक अनुक्रिया पे दिया था, चूहे पे दिया था। रीफोर्समेंट नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। दंड देना हमारा, इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बीच बीच में। नेगेटिव पॉजिटिव, भोजन प्रक्रिया और निदात्मक और अचानक, जब हम किसी भी कारण जानते हैं और फिर उस उपचारात्मक उसकी कमियों को पता लगाने के बाद उसका समाधान करते हैं, उसको उपचार कहते हैं। बच्चों की कमी कठिनाइयाँ सफलता से रिलेट होता है। इसमें आगे इतना ही, अगले सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे, और सेकंड पार्ट में आपका बड़ा है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसलिए पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आगे सेकंड पार्ट होगा। नोम चॉम्स्की, भाषा सिद्धांत का विकास। इनबोर्न थ्योरी होती है जब बच्चे का मन होता है। बच्चा, अमेरिकन विज्ञानी थे, बच्चे में भाषा विकास सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इनिटेटेड क्षमता होती है जिसमें मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा बच्चा सीखता है, जिसमें LAD होता है, जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। लैंग्वेज मतलब भाषा, एक्विजिशन मतलब अर्जन करना, रिक्वायर करना, डिवाइस मंत्र एक यंत्र। सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर में जन्मजात होती है। लेवल 2 सरफेस लेवल, सतही सोचना, ध्वनि शब्दों को जानना, अर्थ नहीं जानता। डीप लेवल, गहरी तरीके से शब्दों के अर्थ को भी जानता है। NCF जो पूछा गया था, धर्म प्रधान थे अक्टूबर में 1975, 88, 2000, 2005, 2022। NCF फाउंडेशन ऑफ स्टेट 2022, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। स्कूली शिक्षा 5+3+3+4, जिसमें हमें आंगनबाड़ी और बाल वाटिका इसके पार्टीशन हुए हैं। 5 ईयर्स को 2 पार्टीशन में किया गया है, 3 साल और 2 साल। 3 साल हमें आंगनबाड़ी और 2 साल क्लास 1 to 6, जिसमें एज होगी 6 to 8 क्लास, और इसमें होगी 3 to 1 से 3 3 साढ़े 3 साल। फिर होता है
ECC अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में कहते हैं 6 साल में बच्चों को क्या कराना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, मस्तिष्क का विकास होना चाहिए, शारीरिक विधि होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रणाली में भाग लेना। NCF फाउंडेशन स्टेज 2022 में कहा गया था। पढ़ते हैं, पहली शिक्षा एकीकरण पाठ्यचर्या के रूप में थी, जिसमें 3 से 8 साल के वर्ष के बच्चों को बुनियादी स्तर पर बच्चों के लिए औपचारिक शिक्षा यानी विद्यालय लेने आएगा। NCF कहता है कि आंगनवाड़ी या बाल विकास में मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता होनी चाहिए और शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इसमें बच्चा का ऑल राउंडर डेवलपमेंट होना चाहिए, ये पूरा हो, यानी कि इसका शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, इस पर बल देना चाहिए। 3 से 8 साल के बच्चों को केयर और एजुकेशन पर जोर देना चाहिए। इसमें से बच्चों को 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं उसके पाठ्यक्रम कम करें। इसमें हमें आलोचनात्मक थिंकिंग का मतलब होता है कि बच्चा लॉजिकली तरीके से सोच सके। बच्चों को अलग अलग चीज़ों के हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से खेल में, या हम बोल सकते हैं उसकी जो तार्किक शक्ति है, ये तार्किक चिंतन है, उसको डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जिसे हम कहते हैं समग्र खोज, रिसर्च करे, सर्च करे, चर्चा करे, इंटरेक्शन करे, कॉपरेट यानी आपस में बातचीत, एनालाइज करे, जो भी उन्होंने किया उसमें कितना सही है कितना गलत है वो उन्हें पता होना चाहिए। इसमें कक्षाओं में विपरीत रूप से अधिक रुचिकर और रचनात्मक और सहयोग गतिविधि, यानी कि कहने का मतलब है कॉपरेटिव होना चाहिए, आपस में डिस्कस करना चाहिए ताकि गहन रूप से सीख सके। पंचकोश दिए थे, अन्नमय कोश जिसमें शारीरिक डेवलपमेंट होता है, प्राणमय कोश जिसमें लाइफ फोर्सेस एनर्जी होनी चाहिए। बच्चे में अगर एनर्जी नहीं होगी उसको ठीक तरीके से न्यूट्रिशन देना चाहिए, उसकी ज़रूरत के हिसाब से खाना देना चाहिए। मनोमय कोश में मन जो होता है, माइंड लेयर, उसकी मानसिक जो इमोशन है वो उसमें कंट्रोल होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि माइंड डेवलपमेंट। विज्ञानमय कोश में बुद्धि, इंटेलेक्चुअल बुद्धि होनी चाहिए। आनंदमय कोश में जो भी वो पढ़ रहा है या पढ़ा रहे हैं उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोई भी सब्जेक्ट इतना आसानी से नहीं पढ़ सकता। NCF 2000 का उद्देश्य क्या था? यह मातृत्व, मदर टन पर बल देता है, इमोशन पर महत्व देता है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया, सीखने को किस तरीके से सीखा जाए इस पर बल दिया। इस ध्यान में होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिन विश्लेषण आलोचनात्मक और सृजनात्मक रिलेट होना चाहिए। घर परिवार समुदाय पर विशेष ध्यान दें। खेलों के महत्व को माध्यम बनाया। सरकार का टारगेट 2025 तक बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है, ताकि सोच समस्या समाधान का गुण लाना है। कला व संगीत के द्वारा होना चाहिए, रंगों के आकृति के द्वारा, अक्षरों के द्वारा, गिनती के द्वारा, समूह भावना, नेतृत्व की भावना होनी चाहिए। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। खेल जो है खोज आधारित होना चाहिए, खेल व खोजनात्मक अधिगम होना चाहिए, नैतिकता द्वारा होना चाहिए, स्वयं खोज सके, सभ्यता व्यवहार और संवेदनात्मक द्वारा होना चाहिए। NCF कहता है सीखने के मानक, एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य में NAP 2020 सर्वांगीण विकास में फाउंडेशन, लिटरेशन, न्यूमेसी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। करिकुलम गोल्स होनी चाहिए जिसमें हेल्थ क्लीन लग सके और क्षमताएं होनी चाहिए, CBT स्किल्स होनी चाहिए, इन्वायरमेंट और लर्निंग आउटकम होने चाहिए कि इसमें जो भी काम किया उसमें कितना हमें रिजल्ट मिला है। अप्रोच क्या होती है? बच्चों के निर्देश का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। रीडिंग व लेखन में बच्चे की मातृभाषा से हो, बहुभाषिकता पर जोर दिया। बच्चों के स्वतंत्र पाठक व लेखन के बनाने की आवश्यकता। कंटेक्स्ट होता है भाषा, गणित के अलावा सामग्री होनी चाहिए, वर्कशीट होनी चाहिए, वर्कबुक होनी चाहिए, चिल्ड्रन लिटरेशन होना चाहिए, ऑडियो विजुअल मटीरियल होना चाहिए, फ्लैश कार्ड होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। पाठ्यक्रम सामाजिकता में कहते हैं कि सोशल कल्चर इन्वायरमेंट इंटरफ्रेक्शन स्टेज, भक्तों की क्षमता, अध्यापकों की क्षमता को देखते बने पाठ्यक्रम NCF की प्रिंसिपल एंड गाइडेंस के हिसाब से हो। बुनियादी स्तर पर अध्यापकों के एक्टिविटीज़ बुक्स और हैंड बुक्स हो जाए जिसमें गाइड करने में उनको प्लानिंग की तरह। कंटेंट सिलेक्शन के समय ध्यान देना है कि ऐसे कंटेंट हो जिसमें एक्टिव करके बच्चा इंद्रियों को पार्टिसिपेट हो, बच्चे के अनुभव के साथ समझ हो। कंटेस्ट वीडियो वाला वे असमावेशी शिक्षा हो, रूढ़िवादिता से पड़े रहे। सामग्री को व्यवस्थित करने का तरीका प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच होनी चाहिए जिसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है। स्टोरी बेसिस लर्निंग होनी चाहिए, थीमेटिक बेसिस होनी चाहिए। 3 तरीके से इलेक्ट्रिक अप्रोचेस की ज़रूरत के समय सही गाइडेंस दे, सही अप्रोच होनी चाहिए, सही टाइम पर सही कंटेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। TLM में क्या होता है? TLM क्या होता है, क्या क्या हमें लर्निंग टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं। बुनियादी स्तर पे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंद्रिया का प्रयोग करता है, इसमें हाथों का प्रयोग काम को करता है। TLM परचेज फॉर मार्केट, स्टोरी बुक्स, मैग्निफिक हाई, क्लास बुक, किचन सेट, डॉटर सेट, क्ले, सॉफ्ट टॉयज, कलर टे। मैथ्स में TLM ग्रेड 1 और 2 के लिए
काउंटर्स एरो कार्ड्स होने चाहिए, बंडल स्टिक्स होनी चाहिए और गणित माला होनी चाहिए। असेसमेंट फॉर फर्दर लर्निंग क्या होना चाहिए? बच्चों की जरूरत और वैधता को, रुचि को पहचान, विकासमत परिवर्तन की पहचान करना, सीखने में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का पहचान, अध्यापक को अच्छे तरीके से उपलब्धि जानकारी करना। टूल क्या होने चाहिए? सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करता हो असेसमेंट को। एकमोडेटर रिकॉर्ड्स होना चाहिए, बच्चे का हर एक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। चेकलिस्ट होनी चाहिए, हर एक चेकलिस्ट में टिक होना चाहिए बच्चे का क्या अच्छा है क्या बुरा। इवेंट सैम्पलिंग होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, कलाकृतियों का विश्लेषण, फीडबैक, ट्रिप्स, एक्टिविटी शीट और क्षेत्र भवन होना चाहिए। टीचिंग प्लान में 5 स्तर दिए थे। पंजाबी एक स्तरीय सीखने की विधि, आदित्य इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर एप्लीकेशन, फिर एस्प्लेशन हो जाए। विभेदित निर्देशन में इंडिविजुअली जानकारी होनी चाहिए। स्कोप फोल्डिंग में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को उसकी हेल्प करे। उसके बाद ग्रेजुअली रिलीज टू रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व का कर्म विचार हो जाए। टीचर एक्सप्लेन टू मॉडल स्ट्रेटेजी। तो उसके बाद हमारा जो है गाइडेंस होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव यूज़ होना चाहिए, गाइडेंस प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। शिक्षक परिवार समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध होने पर खेलते और मुस्कुराते हैं। लर्निंग थ्योरी प्लेइंग खिलौनों के माध्यम से सीखना, बच्चे कई तरीके से सीखने में आनंद लेते हैं, जैसे बात करना, खिलौने से खेलना, पेंटिंग, ड्राइंग करना, नाचना, दौड़ना। तो ये सारे टिलम हमें यूज़ करने हैं और फॉर एग्जांपल के लिए दिए हैं। तो इसके अलावा हमारे जो टॉपिक है जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कहा था कि NAP 2020 क्या होता है। FLN को जनता तक पहुंचाना, 26 तक पूरे भारत में ग्रेड 3 तक फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरिकल की क्षमता होनी चाहिए। निपुण भारत क्वेश्चन पूछे जाता है, जिसमें 2020 में 5 जुलाई 1921 में हुआ था। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकल, विद्या प्रवेश ने सेकेंड लेवल इन्वायरमेंट। इन्होंने कहा था फ्री प्ले या गाइडेंस प्ले, ये संचालित ये स्ट्रक्चर प्ले, फ्री खेल से टीचिंग गाइड करेंगे एक टीचर एक द्वारा। निपुण भारत में 3 से 9 साल के प्री स्टेज स्टेज 2 थर्ड क्लास के, जिसमें बाल वाटिका आते रिकोगनाइज होना चाहिए। 2 या 3 वर्ड्स आने चाहिए, रिकोगनाइज रीड करना आना चाहिए। अप टू 10 तक गेट आना चाहिए। स्टेप 2 ग्रेड 1 में रीडिंग आनी चाहिए। काउंटिंग कितनी तक आनी चाहिए? 1 से लेकर 90 तक। परफॉर्मेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन सेंटेंस 4 या 5 से। स्टेप 3 में आता रीडिंग राइटिंग, मतलब आगे आगे हर स्टेज में बढ़ रहे हैं। 9090 है, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 990 तक। रीडिंग एंड 40 से 50 शब्द होने चाहिए। 60 वर्ड। ग्रेड 3 में सॉल्व मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होते हैं, रीड मीनिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट 60 वर्ड्स यूनिट। फिर से मिशन FLN मिशन क्या था? गुड हेल्थ होनी चाहिए, एफिशिएंसी, कम्युनिकेटिव, कनेक्ट टू एनवायरमेंट होने चाहिए। एम्स क्या था? एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होने, फन इंक्लूसिव एनर्जी की तरह होना चाहिए। है मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 तरीके से होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। आंतरिक शक्ति में उद्दीपन का परिणाम होता है, तुरंत मिलता है। आंतरिक में खुद की रुचि होनी चाहिए, बाह्य में दूसरों के द्वारा किया गया जोर। मैस्लोव ने दी थी थ्योरी, उसमें फिजिकली नीड्स होनी चाहिए, बेसिक नीड भूख और प्यास, सुरक्षा सेफ्टी नीड्स, भौतिक व वैज्ञानिक, आत्मीयता व्यक्ति को दूसरों के प्रेम, परिवार, स्कूल, धर्म की पहचान स्थापित कराना, सम्मान अपने लिए आत्मसम्मान व दूसरों से सम्मान प्राप्त करना, आत्मसिद्धि होता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सोशली रिस्पॉन्सिव, क्रिएटिविटी, इंटरपर्सनल संबंध बनाने की क्षमता। ब्लूम टेक्सोनोमी, बेंजामिन ब्लूम टेक्सोनोमी ने शैक्षिक उद्देश्य दिए थे, 3 डोमेन दिए थे। सबसे पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट 1956, मानसिक क्षमताओं से संबंधित सरल से कठिन लर्निंग, लो लेवल टू हाई लेवल 6 भाग। पहले ज्ञान, नॉलेज, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। इसका सीक्वेंस चेंज हो गया था। फिर सबसे पहले हुआ ज्ञान, यानी ज्ञान की जानकारी देना, फिर समस्याओं की व्याख्या करना या समझाना, अमूर्त परिकल्पना यानी अनुप्रयोग, विश्लेषण, सॉल्यूशन, फिर मूल्यांकन। ठीक है, तो इस चेंज को ध्यान रखना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का सेकंड स्टेज थी भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, जिसमें हमारे इमोशनल से जुड़ा होता है, जब हमारी तारीफ हो, उत्साह हो या प्रेरणा। क्रियात्मक हमारे फिजिकल साइकोमोटर डोमेन, शारीरिक हलचल या मोटर स्किल्स से होता है। ठीक है, आगे टॉपिक है जो NAP 2017 में चीफ कोठारी में अध्यक्षता थी, मसौदा NP 96/86 और 2020 में, जिसमें NAP केंद्र सरकार, राज्यपाल, GDP 6% हो, कैबिनेट MHRD के नाम हो, चेंजेस ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ने, BEd 4 साल की हो जाएगी, MPhil समाप्त हो जाएगी। एजुकेशन में 12+3 से 8 वर्ष के लिए 5+3+3+4 पर आधारित होगा। इसके अलग अलग स्टेजेस बांटी गई थी, देख लेते हैं। सबसे पहला था फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल में होता है। 5 साल में फाउंडेशन थे, 3 से 8 साल के बच्चों के होता है। 3 साल तक के बच्चे यानी 3 से 6 साल तक के आंगनवाड़ी के प्ले स्कूल कहेंगे। 2 साल में 6 से 8 साल के बच्चे फर्स्ट टू सेकंड क्लास। फिर उसके बाद प्रीपरेटरी स्टेज बोलते हैं, जिसमें 8 से 11 साल, 3rd to 5 क्लास प्रीपरेटरी स्टेज हो गई। फिर मिडिल स्टेज हो गई, 11 से 14 साल, 6 से 8वीं क्लास के बच्चे। सीनियर सेकेंडरी फिर 4 साल की,
14 से 18 और क्लास 9 to 12। तो ये यानी कि सीनियर सेकेंडरी होगी, मिडिल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और प्ले स्कूल। ठीक है, ये स्टेज याद रखना है। उसके बाद संरचनात्मक समझ में जोर देना, रोट लर्निंग पर मेथड को ख़त्म कर देना, परीक्षा पर पढ़ाई, केवल परीक्षा पर ही पढ़ाई, बहुभाषिकता प्रोत्साहन करना, सतत मूल्यांकन करना पर जोर ना देना, छात्रों की प्रोग्रेस की परख, परख शब्द पूछा गया था, इसमें होता है परख की फुल फॉर्म भी बताती हूँ। ठीक है, नामक न्यू नेम नेशनल असेसमेंट ऑफ सेंटर की स्थापना की, बच्चों को शिक्षा 5वीं से 8 तक एक घर की शिक्षा या घर की भाषा या मदर टंग या स्थानीय भाषा होगी। 3 लैंग्वेज टू, 3 भाषाई सूत्र अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपनाए गए। 3 भाषा में एक भाषा सीखते सीखते दूसरी भाषा का वेधन करना आना चाहिए। भारतीय भाषा एक भारत श्रेष्ठ भारत पर जोर देना चाहिए। क्लास 6 में शास्त्रीय भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पाली, फ्रांसीसी आनी चाहिए। माध्यमिक में अलग अलग भाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी, जापानी, रूस, फैसानी, फ्रांच, पुर्तगाली अध्ययन हो। एनएपी में यह सीखना कि कैसे सीखना है। मानव की लचीला फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देना, क्षमता उसकी तार्किक सोचना व समालोचनात्मक थिंकिंग की पहचान करना, इंडिविजुअल एजुकेशन पे देना। आरपीडब्ल्यू में कहते हैं कि सोशल एजुकेशन पर जोर देना जिसमें उपयुक्त तकनीकी सुविधा को पर ध्यान देना। क्लास 6 के शैक्षिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल कोर्स के साथ साथ इंटर्नशिप की व्यवस्था करना, करिकुलम में लचीला व रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देना, पाठ्यक्रम की वस्तुनिष्ठता यानी विषय वस्तु, रचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, एनालिसिस पर आधारित, अर्ली चाइल्ड में लचीला खेल आधारित गतिविधि, रोज पहिया स्तर पर आदि शामिल। लर्निंग बाय डूइंग करने पर जोर देना, कला व संस्कृति पर सब्जेक्ट एकीकरण किया जाना चाहिए, सोशल पेश असेसमेंट होना चाहिए, एनसीएफ और एनसीईआरटी से प्रोग्रेस होना चाहिए, 360 डिग्री भैयामी मल्टी डायमेंशन, स्टूडेंट के कोऑर्डिनेटिव इफेक्टिव पोर्टल साइकिल डोमेन बारीकी से विश्लेषण करने। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को क्या और किस प्रकार की चीज़ें पढ़ाना चाहिए। पढ़ाई के अंत में रटना नहीं होना चाहिए, ज्ञान को स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न स्तर की गतिविधि से जोड़ा जाए, विद्यार्थी को मूल्य के साथ तैयार किया जाए। सुझाव, बालक को सक्रिय रूप से तैयार करना, वहाँ पे स्वयं से जाना और सीखी जाने वाली नई चीज़ों का जमाए, जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के गलती में सुधार करें। बालक को सीखना सक्रिय सामाजिक गतिविधियों का इन्वॉल्व करें। सीखने के लिए यांत्रिकता का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए, इसमें डर या अनुशासन की भावना या आनंद या संतोष से जोड़ा जाए। सीखने में बालक को संस्कृति, स्कूल, घर, समुदाय के महत्वपूर्ण है। भारत संस्कृति को भी सम्मान देना चाहिए। मल्टी डायमेंशन होना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र को फॉलो करें। 4 कौशल को सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना होना चाहिए। विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा पर सूत्र, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अज्ञात, सजा और पुरस्कार पर कम ध्यान दें। बच्चों के अभिभावक से सह शिक्षा गतिविधि से जोड़ा जाए। बच्चों को स्वयं पुस्तकालय में खुद से सर्च करें। बच्चों के उचित वातावरण में बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले, चौमुखी विकास करें। बच्चों को समावेशी शिक्षा दें। बच्चों को करके बाय डूइंग फिर मिश्रित गतिविधियाँ उस पर जोड़ दें। शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं बल्कि फैक्टरेटर की तरह भी होना चाहिए। विद्यार्थी शामिल सहायकों, परख में परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस फॉर नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये एनएफसी से समझौता आरटीआई 2009 में 2086 संशोधन अनुच्छेद 21A भाग 3 में राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 6 से 14 साल के बच्चों को सभी भी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान दिया गया था। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। प्राइवेट स्कूलों में 25 सीटें विद्यार्थियों के लक्षित की गई। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बच्चों को शैक्षिक वर्ष में प्रवेश दिया जाए। स्टूडेंट में ना तो क्लास में फेल किया जाए ना स्कूल से निकाला जाए। स्कूलों में प्रताड़ित या दंड भी नहीं किया जाए। कक्षा की गैर शैक्षिक कार्यक्रम में नहीं लगाया। जैसे प्राथमिक स्तर में अनुपात जो होना चाहिए शिक्षा वो 30:1 होना चाहिए। माध्यमिक में 40 से 1 होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में 150 से अधिक बच्चे होने चाहिए। प्रधानाचार्य 1 होना चाहिए। 5 शिक्षक होना। प्राथमिक स्तर में शैक्षिक घंटे 45 होना चाहिए। घंटे और कार्य दिवस 800 घंटे में 200 दिन होना चाहिए। उच्च माध्यमिक 1000 घंटे में 220 दिन होने चाहिए। स्कूल में किसी भी बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं किया जा सकता। 1 से 5 बच्चों को घर की दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर। स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी अभिभावक है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जॉन डीवी ने दिया था। उन्होंने बच्चों को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इसमें बच्चों की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चों को जन्म में किसी भी अभिव्यक्ति एक्टिविटी इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाते समय, जबकि प्रगतिशील कहा जाता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास करके सीखने पर बल दिया। टाइम टेबल, सेटिंग अरेंजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। समूह में एक्टिव पार्टिसिपेट को सोशल स्किल समझाए। त्रिभाषी में टीचर, बालक और पाठ्यक्रम यानी स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर होने चाहिए। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में प्रतिपादित सिगमंड फ्राइड ने ऑस्ट्रेलिया मन के मस्तिष्क में चेतन मन, अर्धचेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। इसमें मन वर्तमान के विचारों पर रिलेट होता है। इसमें ज्ञान में ना होना कुछ समय तक याद रहता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। इसमें बातें रहती है जो भूल चुके होते हैं, हमें कभी याद ही नहीं आती। नॉम चॉम्स्की ने दिया था इनर बोर्ड, अमेरिकन सिद्धांत जन्मजात होता है।
एलईडी ये पढ़ा चुकी हूँ, तो ये रिपीट का दे रखा है। हम मैथ्स में इन्होंने कुछ चीज़ें जो मैंने मैथ्स के पैडोलॉजी सेक्शन में आपको समझा दिए थे, तो उसी के बारे में है निपुण भारत में 2006 में। ये निपुण भारत हो रहा है। निपुण भारत होता है स्व शिक्षा आधारित साक्षात्कार होता है। शिक्षा मंत्रालय किस में होता है 2003। भारत की केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक विकास के निपुण भारत योजना हुई थी। इसकी शुरुआत निपुण भारत 5 जुलाई 2021 में थी। निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर फॉर्मेसिव इन रीडिंग एंड विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेसी। उसके बाद क्या था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने शिक्षांक के नए लागू किया था। इस सूचना में 10 भागों में विभाजित किया था। उद्देश्य 26-28 तक प्राथमिक शिक्षा में फैलने का अधिगमन होता है। एक सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं के एक सक्षम वातावरण बनाना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा 3 तक पढ़ना लिखना और संख्या से वंचित ना रहे। 26 देश में प्राथमिक क्लास के बच्चों को ग्रेड सिस्टम जो था, ग्रेड स्तर में दक्षता होनी चाहिए अंक में। ग्रेड वार पाठ्यक्रम के उसकी मैपिंग करनी चाहिए। मापिए सीखने परिणामों के सीखने के लिए मैट्रिक्स का उपयोग करना चाहिए। गतिविधि में जोर देने के लिए समावेशी शिक्षा का उपयोग करना, उसको मजबूत बनाना और हमारे जो कितने भी कंसेप्ट होता है उसको दैनिक जीवन से जोड़ना। मातृत्व भाषा की गुणवत्ता को समझना, यानी भाषा जो हमारी क्षेत्रीय स्थानीय भाषा को महत्व देना। शिक्षा अध्यापक को निरंतर परिणाम करना, चेंजेस करना। शिक्षा अभिव्यक्तियों में आजीवन ही जल्दी से ही संकलन करना, एक दूसरे का मूल्यांकन करना। दक्षता फाउंडेशन स्टेज रिसर्च में भाषा को पहले ज्ञान से साक्षात्कार कराना, नींव मजबूत करना, दूसरी भाषा को अधिक सीखना। फिर कहता है मौखिक भाषा को पढ़ाना, मौखिक में पढ़ना लिखना कौशल दोनों विकसित करना। ध्वनि में माध्यम की जागरूकता करना, जैसे डिकोडिंग करना, ठीक है। इसके अलावा शब्दावली पर करना, समझ सूझ को पढ़ना, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी सही जानकारी होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए पठन में, पाठ को पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, लिखने में बच्चों का शब्द अच्छे होने चाहिए। प्रिंट मीडिया में प्रिंट से रिलेटेड पढ़ना वाली पुस्तक और नई सामग्री के संकलन होना चाहिए। तर्क करने की क्षमता, दैनिक जीवन की समस्या। फिर प्री स्कूल से पहले संख्या अवधारणाओं की विकसित करना और वर्गीकरण करना, पैटर्न करना, अली घटक। पूर्व संख्याओं में संख्याओं की प्रणाली को गिन सके, समझ सके, पढ़ सके। 3 संख्याओं को गणना, घुटा, भाग करना, आकार, पैटर्न। ये तो इस तरीके से हमारा ये जो है ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होते हैं CDP के।